Okay, so here we are dealing with economics currently. So economics may we have municipal financing. So municipal financing, it is a news. It's a three-tier government structure and finance. Central government, state government and local governments. So there are basically three parties of it. And central government, state government, local government, other external sources, internal sources of own source. Here if we go in the news, it is recently RBI ने क्या किया है, उसने रिलीज़ किया है एक म्यूनसिपल फाइनेंसिंग, ठीक है, रिपोर्ट जारी की है म्यूनसिपल फाइनेंसिंग के ऊपर. तो ये एक पहली ऐसी रिपोर्ट है जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस है म्यूनसिपल फाइनेंसेस का, जो कि कवर करता है 201 म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को. ठीक है, पूरे स्टेट में तो जो 201 म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, म्यूनसिपल फाइनेंसेस हैं, उनका एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस है ये. तो ये रिपोर्ट सजेस्ट करता है कुछ इनोवेटिव वे, ये स्ट्रेंथन करता है कैपेसिटी ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़. ठीक है, तो व्हाट आर द फाइनेंसेस. हमें पता है 74th अमेंडमेंट हुई थी 1992 में, 12th शेड्यूल आया था जो कि इंस्टीट्यूशनलाइज हुआ था, अर्बन लोकल बॉडीज़ बनी थी, थर्ड टियर ऑफ द गवर्नमेंट बना था. ये बेसिकली ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी के लिए बना था ताकि उनकी डेवलपमेंट हो सके. ये एक्ट प्रोवाइड करता है इलस्ट्रेटिव लिस्ट ऑफ 18 फंक्शंस विच द स्टेट गवर्नमेंट में असाइन टू म्यूनसिपैलिटीज़. ठीक है, पार्टली और होली और थ्रू देयर म्यूनसिपल लॉज. तो हमें पता है कि जो ये अमेंडमेंट हुई है, अमेंडमेंट एक्ट हैज़ प्रोवाइड कॉरस्पॉन्डिंग, ये ना फाइनेंस लिस्ट को नहीं प्रोवाइड करता. जो ये अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, 74 अमेंडमेंट हुई थी, ये जो है ये प्रोवाइड नहीं करता कॉरस्पॉन्डिंग म्यूनसिपल फाइनेंस लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन. इट हैज़ बीन कम्प्लीटली लेफ्ट टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. तो ये स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है, फाइनेंस लिस्ट ये प्रोवाइड नहीं करता है, इस एक्ट में इतना डिटेल में नहीं है. तो दिस हैज़ रिजल्टेड इन म्यूनसिपल फाइनेंस वेरिंग. ये वेरी करता है कि भाई हरियाणा का ज़्यादा है, दिल्ली का कम है, और या यूपी का कम है. ठीक है, सो देर इज़ अ क्रॉस मिसमैच बिटवीन द फंक्शंस असाइन टू अर्बन लोकल बॉडीज़. हर म्यूनसिपैलिटीज़ का अलग वो है अमाउंट एलोकेशन, तो उस अकॉर्डिंग ही उनकी परफॉर्मेंस वेरी करेगी. भाई किसी स्टेट की ज़्यादा होगी, किसी की कम होगी. ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे म्यूनसिपल फाइनेंस की, तो म्यूनसिपल फाइनेंस इंडिया में जो है ये कंबाइंड बजट साइज़ है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का, इंडिया इज़ बहुत स्मॉलर है दैन दैट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. देयर वॉज नो वाइड डिस्टिंक्शन, देयर इज़ नो डिस्टिंक्ट राइज इन ओवरऑल म्यूनसिपल रेवेन्यू इन इंडिया. कोई डिस्टिंक्ट राइज नहीं है, विच रिमेन्ड ब्रॉडली अनचेंज फ्रॉम 1946 टू 47. ओके, तो कॉम्पोजिशन है म्यूनसिपल रेवेन्यू का इंडिया में, ये चेंज हुआ है ओवर टाइम. और अगर ओवरऑल बोराइंग देखिए म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की, वो मिनिस्क्यूल है, मतलब लेस देन 5% है, बोराइंग ज़्यादा नहीं है. तो जो बॉन्ड वगैरह से वो जो इशू करते हैं और उसके बाद म्यूनसिपल बॉन्ड हमारा जारी होता है, तो ये बहुत ज़्यादा नहीं है. ठीक है, और जो म्यूनसिपल बॉन्ड हैं वो कुछ ही बॉन्ड्स में लोग इन्वेस्ट करते हैं, सब जगह नहीं इन्वेस्ट करते हैं, ये भी एक कंसर्न है. तो नीड क्यों है म्यूनसिपैलिटीज़ का फाइनेंशियल का, क्योंकि अर्बनाइजेशन होगा भाई, रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है ऑलरेडी. तो इस केस में अगर म्यूनसिपैलिटीज़ के पास अच्छा फाइनेंस होगा तो बेसिकली कैटर करेगा उस नीड को, उस डिमांड को, और एक बेटर ग्रेटर फ्लो ऑफ फाइनेंस रिसोर्सेज होगा लोकल गवर्नमेंट को. एसेंशियल सर्विसेज होंगी, जैसे सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, सर्विसेज हो गया, मोस्ट सिटीज़ हो गया, टाउन्स एंड grossly inadequate even for the existing population. The availability and quality of essential services for urban population hoga depends on the improvement in the financial capacity of municipal corporation. Financial autonomy होगी, like undue dependence होगा state central का, state government का, municipal corporation का. sustainable development भी होगा इस केस में. ठीक है, जैसे कि इनएडुकेट फाइनेंस है तो कोई म्यूनसिपैलिटी तो अच्छा परफॉर्म कर लेती है, कुछ नहीं कर पाती. ठीक है, तो इस केस में अगर हम इनएडुकेट फाइनेंस होगा तो उसमें क्या होगा कि वो म्यूनसिपैलिटी जो होगी वो अनेबल टू अडॉप्ट इनोवेशन नहीं कर पाएगी. आप टेक्नोलॉजी बेस्ड ट्रीटमेंट उन्हें जो करना पड़ता है, तो इसी अकॉर्डिंग फिर वो एयर और वाटर पॉल्यूशन को टैकल करने के लिए बेटर रहेगा अगर उनके पास अच्छा फाइनेंस होगा. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा कंट्री का ओवरऑल. तो रीज़न क्या है वीकर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़ का?
कि उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ वीक क्यों है? बेसिकली डेटा गैप है। पहला तो अगर हम बोले डेटा गैप है, फिर लीगल हर्डन्स है, फिर टैक्स रिजीम है, फिर स्टेट फाइनेंस कमीशंस हैं। तो डेटा गैप किस तरीके से है कि information on the fiscal position of urban local bodies is scanty as most municipalities in India do not have balance sheet in public domain. तो वो अपनी public domain में balance sheet नहीं देती हैं. Many of them continue to follow cash accounting system. कुछ cash accounting system में करती हैं और municipalities law do not prescribe any uniform standards to be followed, rendering municipal account largely incomparable across states and even within a state. What all are the legal hurdles they talk here? तो municipal corporations जो हैं इंडिया में, उनके जो लॉ के थ्रू हैं to maintain a balanced and surplus budget. So they don't have any they have not been able to tap capital markets sufficiently to supplement their revenues. So they don't know how to use those bond related issues and other stuff. Tax regime भी है because a few of taxes which were prerogative to municipal corporation earlier have been subsumed into GST. GST आ गया है, पहले जो municipal tax था वो GST ने subsume कर लिया है, तो इस अकॉर्डिंग भी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को थोड़ा लॉस हुआ है. स्टेट फाइनेंस कमीशंस हैं इसके अलावा, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट्स हैव नॉट सेट अप स्टेट फाइनेंस कमीशन इन रेगुलर एंड टाइमली मैनर थ्रू, दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी सेट अप एवरी 5 years. ठीक है, दे आर रिक्वायर्ड टू बी, मतलब 5 साल में उन्हें करना है स्टेट फाइनेंस कमीशन में. तो स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है उन्हें बेसिकली फंड एलोकेशन करना है लोकल गवर्नमेंट्स को एंड रेंजेस ऑफ टैक्सेस एंड नॉन टैक्सेस टू बी डिवॉल्व्ड टू दैम. ठीक है, तो कुछ स्टेट्स कर देती हैं, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं करती हैं. ठीक है, इट्स ऑन द देयर डिस्क्रिप्शन. एंड अगर हम बॉन्ड मार्केट एट नेसेंट स्टेज पे देखें तो लैक ऑफ सेकेंडरी मार्केट फॉर म्यूनसिपल बॉन्ड्स, कोई सेकेंडरी मार्केट नहीं है, हैज़ बीन अ क्रिटिकल कंस्ट्रेंट इन अट्रैक्टिंग मोर एक्सटेंसिव इन्वेस्टर्स बेस्ड फॉर दी सिक्योरिटी. सेकेंडरी मार्केट क्रिएट हो जाएगी तो उनके बॉन्ड की जो फ्लो है वो इंक्रीज़ हो सकता है. तो म्यूनसिपल बॉन्ड्स और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मोस्टली रेयरली ऑन बोरिंग्स फ्रॉम बैंक से लेना पड़ता है, उन्हें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेना पड़ता है लोन फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट टू फाइनेंस देयर रिसोर्स गैप इन द एब्सेंस ऑफ वेल डेवलप्ड मार्केट फॉर म्यूनसिपल बॉन्ड्स. इनसफिशेंट प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन है, क्योंकि its dominance over municipal tax, property tax collection in India is much lower compared to OECD countries. ठीक है, ड्यू टू फैक्टर्स लाइक प्रॉपर्टी अंडरवैल्यूएड है कई जगह. ये तो बहुत ही ज़्यादा ह्यूज कंसर्न है कि पेपर पे वो प्रॉपर्टी की उतनी वैल्यू ही नहीं है. इनकम्प्लीट रजिस्टर्स हैं बहुत सारी, है ही नहीं, लिटिगेशंस भी पेंडिंग हैं, तो प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन नहीं हो पाता है. तो उसके बाद गैप इन अलोकेशन एंड ट्रांसफ़र ऑफ ग्रांट्स. तो जनरली क्या होता है कि actual release of grants by the center to the local bodies has been lower than the recommended amount by 15%, primarily due to the failure to meet conditionalities. अगर आप देखिए इनिशिएटिव क्या लिया गया था, इम्प्रूविंग द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़, तो 15th फाइनेंशियल कमीशन ने रिकमेंड किया था कि 4.36 लाख करोड़ ग्रांट लोकल गवर्नमेंट को दी जानी चाहिए 2021 से लेके 2026 तक. द लार्जेस्ट शेयर ऑफ ग्रांट हैज़ बीन असाइन टू लोकल बॉडीज़. लार्जेस्ट शेयर है, आज तक इतना ग्रांट कभी भी नहीं मिला है. तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इशू करी है गाइडलाइंस ऑन द म्यूनिसिपल bonds financing for infrastructure project. Now the central government has included credit rating of municipal corporation in the reform agenda of smart cities and Amrit program. 94 cities that have been assigned credit ratings in 2018, 59 received as a credit rating for investment grade or above. तो highlight करें अगर हम इसमें underutilized potential for bond financing by Indian municipalities. तो इसमें अगर हम इसके अभी कंसर्न देखें कि क्या क्या कंसर्न था, पहले तो एक ये कंसर्न था कि डेटा नहीं था प्रॉपर हमारे पास. ठीक है, लीगल टैक्स हर्डल्स है, टैक्स रिजीम का भी प्रॉब्लम था, देन स्टेट फाइनेंस कमीशन का प्रॉब्लम है, देन बॉन्ड मार्केट का प्रॉब्लम है, देन उसके बाद इनसफिशिएंट प्रॉपर्टी टैक्स है, देन गैप अलोकेशन. ठीक है, तो स्टेप्स नीडेड टू स्ट्रेंथन, कैसे हम स्ट्रेंथ कर सकते हैं, जो सारा गैप है इसको कैसे फुलफिल किया जा सकता है. तो हम वही कर सकते हैं कि भाई कैपिटल मार्केट को हम टैप करें, पूल्ड फाइनेंसिंग करें, क्रेडिट रेटिंग भी दें हम इसमें,
लैंड बेस्ड फाइनेंसिंग करें, स्टैंडर्डाइजेशन अकाउंटिंग करें, डिजिटलाइजेशन करें। और ये सारे ही बेसिकली जो हमने पुराने उनके लैक्यूनास पढ़े हैं उन्हीं का एक तरीके से रिवर्स किया गया उनको। टैप कैपिटल मार्केट कैसे करेंगे? जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं वो एक एस्क्रो अकाउंट और फाइनेंस थ्रू स्पेशल पर्पस व्हीकल के थ्रू उन्हें एंटर करना चाहिए। तो अगर हम चाइना की लोकल गवर्नमेंट से देखें, वो बॉन्ड शेयर करते हैं फॉर फाइनेंस रियल एस्टेट डेवलपमेंट एंड अदर लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। ठीक है, पूल्ड फाइनेंसेस जैसे स्मॉलर अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, ये एक्सेस करते हैं कैपिटल मार्केट का। ये कैन बी इन्हांस्ड थ्रू पूल्ड फाइनेंसिंग like under a common bond is issued by pooling the resource of several local bodies. This is because urban local bodies जो है smaller, initially cost of bond issuance can be prohibitively high. ठीक है, तो pooled financing करेंगे तो इससे उनका cost reduction होगा। तो ये हम इसमें लिख सकते हैं कि pooled financing से cost reduction होगा and that would ultimately get benefited कि वो अपने कम कॉस्ट में ज़्यादा अमाउंट रेज कर सकते हैं। तो क्रेडिट रेटिंग होगा अर्बन लोकल बॉडीज़ का। तो अगर हम इनको क्रेडिट रेटिंग देने लगेंगे तो ये बहुत ही वाइटल रोल प्ले करेगा अट्रैक्टिंग न्यू इन्वेस्टर्स। तो क्रेडिट रेटिंग जो है परफॉर्म करेगा एक क्रिटिकल फंक्शन ऑफ प्रोवाइडिंग एन इंडिपेंडेंट एंड क्रेडिबल असेसमेंट। लैंड बेस्ड फाइनेंसिंग अगर हो जाएगी तो ये जो एरिया है ये ग्रॉसली अंडर टैप्ड है, लैंड बेस्ड फाइनेंसिंग बेसिकली। तो इट हैज़ एनॉर्मस, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इसके अंदर कि रेवेन्यू जनरेशन हो सके। इसमें इंस्ट्रूमेंट हम कर सकते हैं वैकेंट लैंड टैक्स भी कर सकते हैं, 2 parts प्रॉपर्टी टैक्स विद अ हायर रेट ऑफ अदर लैंड दैन बिल्डिंग। ठीक है, शेयरिंग ऑफ स्टैम्प ड्यूटी। ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी में अगर हम जो कलेक्टेड होती है स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, उसमें हम शेयरिंग का कंसेप्ट ला सकते हैं। दैन डेवलपमेंट इम्पैक्ट फीस एंड लैंड मोनेटाइजेशन भी कर सकते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन अकाउंटिंग कर सकते हैं, जैसे कि डबल एंट्री बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम कर दिया म्यूनसिपल बॉडीज़ का। ये फैसिलिटेट करेगा कंसोलिडेशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट डेटा। ठीक है, तो 15th फाइनेंस की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग ऑडिटेड अकाउंट ऑफ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन अवेलेबल करो ऑनलाइन एंड अ प्री-रिक्विजिट फॉर असेसिंग ग्रांट इज़ अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। मतलब पहले हमें ग्रांट देना पड़ेगा। तो डिजिटलाइजेशन अगर हम कर देंगे तो एक ई गवर्नेंस सिस्टम नीड्स टू बी explored as it can be interactive and enhance the efficiency of functioning of local government. मॉडर्नाइजेशन अगर हम कर देंगे लोकल गवर्नेंस सिस्टम का, ये इंश्योर करेगा ग्रेटर पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड मोर इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज। तो अगर हम बात करें यहाँ पे रिपोर्ट ऑफ एक्सपर्ट कमिटी ऑन स्वामित्व स्कीम, so here it is recently report of the export committee in स्वामित्व स्कीम। ये रिलीज़ की गई है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्वामित्व स्कीम एंड रूरल प्लानिंग बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। तो अगर हम स्वामित्व स्कीम की बात करें, ये सर्वे है विलेज आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। ये लॉन्च हुई है एस्टैब्लिश टू क्लियर ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी इन रूरल इनहैबिटेड एरियाज। ये प्रोवाइड करेगा रिकॉर्ड ऑफ राइट्स टू विलेज हाउस होल्ड ओनर्स विद इशुएंस ऑफ लीगल ओनरशिप कार्ड्स। तो अब हम इसको करते हैं रिपोर्ट ऑफ एक्सपर्ट कमेटी ऑन स्वामित्व स्कीम। तो स्वामित्व स्कीम क्या कहती है, तो इसको देख लेते हैं। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक रिपोर्ट एक्सपर्ट कमेटी ने रिलीज़ करी है स्वामित्व स्कीम पे ड्यूरिंग द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्वामित्व स्कीम एंड रूरल प्लानिंग बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। ठीक है, तो स्वामित्व स्कीम जो है बेसिकली ये सर्वे है विलेजेस आबादी मैपिंग एंड विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। वी नो दैट 2 type of schemes are there, सेंट्रल सेक्टर एंड सेंट्रल स्पॉन्सर्ड। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड में सेंट्रल स्पॉन्सर करती है, सेंट्रल सेक्टर में वो सेंट्रल सेक्टर ही उसका टोटल खर्चा करती है। तो इट्स अ मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के ऊपर है। ये लॉन्च हुई है टू स्टैब्लिश अ क्लियर ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी इन रूरल इनहैबिटेड। तो जो रूरल इनहैबिटेड में प्रॉपर्टी है उनके ऊपर है ये लैंड रिकॉर्ड्स को भी पता करेगी। तो यूपीएससी में ये क्वेश्चन आ सकता है प्री में कि स्वामित्व स्कीम इज़ रिलेटेड टू व्हाट, लैंड रिकॉर्ड, प्रॉपर्टी, बहुत सारे इसमें कुछ भी वो कर सकते हैं। फिर उसके बाद
हमें इसमें फाइंड आउट करना होगा। तो ये लैंड रिकॉर्ड प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड है। तो ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं स्कीम के, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव है कि ये प्रॉपर्टी टैक्स का डिटर्मिनेशन करेगी, सपोर्ट प्रिपरेशन टू ऑफ अ बेटर क्वालिटी ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान होगा। इसमें जो रूरल सिटीज़न हैं वो यूज़ करेंगे प्रॉपर्टी एज अ फाइनेंशियल स्टेट्स एसेट्स की तरीके से, वो उसके ऊपर लोन भी ले सकते हैं। ठीक है, क्रिएट एक्यूरेट लैंड रिकॉर्ड्स प्रोवाइड करेगी रूरल प्लानिंग के लिए, एंड क्रिएशन ऑफ सर्वे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड GIS मैप फॉर यूज़ बाय एनी डिपार्टमेंट। ठीक है, अगर हम इसका इम्प्लीमेंटेशन देखें तो ये कोलैबोरेटिव एफर्ट्स है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का। ये बेसिकली एक नोडल मिनिस्ट्री है इम्प्लीमेंटेशन के लिए, और स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी है इसमें, स्टेट पंचायती राज डिपार्टमेंट भी है, बहुत प्रोमिनेंट है इसमें क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आ गई, जैसे स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज आ गया, स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट आ गया, स्टेट पंचायती राज डिपार्टमेंट आ गया, एंड सर्वे ऑफ इंडिया आ गया। सर्वे ऑफ इंडिया वी नो कि एक नेशनल सर्वे और मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इट्स ऑल इन साइंटिफिक डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड इट वॉज सेटअप इन 1767। फाइनेंशियल आउटले की अगर हम बात करें तो इसमें 566 करोड़ फॉर 5 ईयर्स 2020 to 25, और स्कीम क्या इन्वॉल्व करती है, हम लैंड पार्सल्स को मैप करें, हम ड्रोन टेक्नोलॉजी से उनको करें, और कॉन्टीन्यूस ऑपरेशन रेफरेंस सिस्टम के थ्रू एस्टैब्लिश करें, ग्राम मानचित्र हम बनाएं, मतलब उसका एक मानचित्र बनाएं, मैप बनाएं एज अ स्पेक्टिकल application for Ministry of Panchayati Raj. It's a unified geospatial form for all Gram Panchayat, providing a decision support system for Panchayati Raj development, Panchayat development plan, and it also helps in real-time tracking of progress of work under different schemes. तो अगर हम कॉन्टीन्यूस ऑपरेटिंग रेफरेंस सिस्टम के ऊपर बात करें तो एक नेटवर्क है रेफरेंस स्टेशंस का जो हम प्रोवाइड करते हैं, एक वर्चुअल बेस स्टेशंस, ये अलाउ करता है एक्सेस टू लॉन्ग रेंज हाई क्वालिटी नेटवर्क रियल टाइम काइनेमैटिक इरेक्शन, and it supports establish ground control points, and it also helps in accurate georeferencing, ground truthing and demarcation of lands. तो जो ये है continuous operating reference system, ये एक application in sectors है disaster management में, emergency response में, transport, agriculture, construction and financial planning and assets management. Awareness generation अगर हम इसका करें to sensitize rural population about surveying methodology and its benefit, तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल प्लानिंग एप्लीकेशन ग्राम मानचित्र ये लेवरेज करेगा डिजिटल स्पेशल डेटा मैप्स के, ड्रोन सर्वे करेगा, और ये एक स्पेक्चुअल एनालिटिकल टूल होगा जो सपोर्ट करेगा ग्राम पंचायत एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम को। ये प्रोग्रेस जो है इसमें एज ऑफ अक्टूबर 2022 क्या हुई है कि ड्रोन फ्लाइंग की गई है, प्रॉपर्टी कार्ड्स किए गए हैं। तो ड्रोन फ्लाइंग हैज़ बीन completed 1.87 लाख विलेजेस अक्रॉस 31 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, तो प्रॉपर्टी कार्ड्स भी इसमें प्रिपेयर किए जाएंगे, अप्रॉक्स 58,000 विलेजेस ऑफ नियरली 91 लाख प्रॉपर्टी ओनर्स को उनको प्रॉपर्टी कार्ड मिलेगा। तो अगर इसमें हम बात करें टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत थ्रू स्वामित्व प्रॉपर्टी कार्ड, इसमें इंक्रीज़ होगा प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन भी बढ़ेगा जब हम उनको असाइन कर देंगे प्रॉपर्टी, बेटर प्लानिंग होगी, सोशल इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट होगा लोगों का। ठीक है, एंड रेगुलेटेड प्रॉपर्टी मार्केट्स। तो अभी क्या है कि अभी ऐसे इनहेरिटेंस में चली जाती है प्रॉपर्टी, पता नहीं होता कि क्या है कैसे है, कितना उसकी अभी करंटली वैल्यू है, किस अकॉर्डिंग टैक्स आना चाहिए। तो रिफॉर्म्ड लैंड गवर्नेंस होगा, इसमें इंक्लूसिविटी ऑफ सोसाइटी होगी, सोसाइटी वो होगी, सस्टेनेबल हैबिटेंट्स होगा और इकोनॉमिक ग्रोथ होगी अल्टीमेटली। तो व्हाट ऑल आर द आइडेंटिफाइड ब्रॉड एरियाज इम्पैक्ट ऑफ स्वामित्व, मतलब क्या क्या इसमें इम्पैक्ट हुआ है। तो काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट हुआ है। अगर हम एरिया का देखें तो क्रिएशन ऑफ लैंड, रिकॉर्ड्स ऑफ दी आबादी ऑफ एरियाज ऑफ विलेजेस। तो प्रेजेंट सिनेरियो क्या है कि जो लैंड रिकॉर्ड है वो बहुत टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन देते हैं, जैसे प्रॉपर्टी मैप हो गया, सेल डीड हो गया, ये मेंटेन्ड होता है अक्रॉस डिफरेंट डिपार्टमेंट। दिस डिपार्टमेंट वर्क्स इन सिलोज क्रिएटिंग डिस्क्रिपेंसीज इनएफिशिएंसीज एंड डिलेज। तो स्वामित्व इसमें कैसे हेल्प करेगा, जो आबादी एरियाज एंड विलेजेस हैं विल बी मैप्ड टू जनरेट मैप्स ऑन and on these maps record of light is prepared and property cards are issued to the owners. तो स्वामित्व जो है वो प्रोवाइड करेगा रिकॉर्ड ऑफ राइट्स टू फैसिलिटेट अवेलिंग ऑफ लोन्स ऑन द सिक्योरिटी ऑफ सच लैंड्स। स्पेशल रिकॉर्ड ऑफ प्रॉपर्टी एंड जियो टैगिंग होगा, ये अनेबल करेगा
फ्रॉड को प्रिवेंट करने के लिए। अगर हम मैनेजमेंट करें प्रॉपर्टी टैक्स का जो कलेक्शन होता है रूरल एरियाज़ में, तो हमें अभी तक प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड ही नहीं है, ठीक है। लैक ऑफ एक्यूरेट प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड ही नहीं है, डिपिक्टिंग साइज है, एरियाज है, नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज दैट प्रिवेंट द रियलाइजेशन ऑफ फुल पोटेंशियल ऑफ टैक्स कलेक्शन। तो इसके थ्रू हम क्रिएट करेंगे एक डिजिटलाइज्ड प्रॉपर्टी रजिस्टर को विच प्रॉपर्टीज आर आइडेंटिफाइड एंड मार्क्ड विद अ यूनिक नंबर। हमने प्रॉपर्टी देख ली, उसको हमने यूनिक मार्क कर लिया, देन ऑटोमेटिक टैक्स असेसमेंट कर दिया इसमें थ्रू अप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर के थ्रू, और रिजल्टिंग इन लेस ग्रीवियंसेस एंड मोर टैक्स कलेक्शन होगा इसमें। वंस द प्रॉपर्टी रजिस्टर डिजिटलाइज कर दिया अगर हमने उसको, तो सिस्टम ऑफ डिजिटल टैक्स कलेक्शन भी बढ़ेगा, जो हमने पहले भी बात की थी। रूरल प्लानिंग के बारे में बात करें तो इसमें क्या होगा कि स्पेशल एक्सपेंशन ऑफ मैनी ग्राम पंचायत, ठीक है, नेसेसिटी प्रिपरेशन ऑफ लैंड यूज़ होगा, एंड हाउ एवर देयर वॉज नो फ्रेमवर्क फॉर प्रॉपर लैंड यूज़ प्लानिंग, कंपेरेटिवली अभी नहीं है लैंड यूज़ प्लानिंग का। तो अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज में इसमें करें तो ये इंट्रोड्यूस करेगा रूरल एरिया डेवलपमेंट फॉर्मुलेशन, ठीक है, एंड प्लान करेगा, गाइडलाइंस करेगा। तो preparation master स्वामित्व along with we can special budgeting by unlocking the land use means available to drone surveys and feature extraction. For instance, अगर हम inventory of house based for their conditions, पक्का house, semi पक्का house, कच्चा, this can be recorded. कच्चा house are more prone to disaster, we know, so which can be addressed by suitable interventions. तो अगर हम use of geospatial infrastructure and डेटा ऑफ स्वामित्व बाय एजेंसीज़ की बात करें तो डेटा प्रेजेंटली क्या अवेलेबल है इसमें, डेटा इन स्वामित्व इज़ ऑन नेशन स्पेशल रेफरेंस फ्रेमवर्क हैविंग विल द सेम रेफरेंस फ्रेम विल मेक द डेटा सुटेबल फॉर इंटीग्रेटेड एंड सीमलेस फॉर अदर एजेंसी। अगर हम हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करें उनको भी डेटा मिलेगा, तो मैपिंग ऑफ हेल्थ सेंटर्स होगा कि भाई इसमें इतना है, सुटेबल लोकेशन होगा पब्लिक हेल्थ क्लिनिक के लिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट भी होगा कि स्कूल फैसिलिटेट करेगा प्लानिंग के लिए, रोड डेवलपमेंट होगा, ठीक है, देन उसी अकॉर्डिंगली सैनिटेशन भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो रिकमेंडेशंस क्या है कमेटी की, प्रोटेक्ट करो डेटा को, क्रिएटेड अंडर स्वामित्व फॉर दिस मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज फ्रेम अप्रोप्रिएट गाइडलाइंस करेगा टू इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ दिस डेटा एंड प्रोटेक्टिंग प्राइवेसी, ठीक है। पहले हमने डेटा बना लिया, फिर उसकी प्राइवेसी और उसके प्रोटेक्शन के लिए कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है। ऑल्सो मेंटेन करें, हम इंटीग्रेटेड डेटा करें, डेटा की इंटीग्रिटी हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टैब्लिश ओनरशिप ऑफ द डेटा, ठीक है। पहले हमने ओनरशिप बता दी, ये नहीं कि हर किसी को अवेलेबल है, ओनरशिप का भी हमें ध्यान रखना है। प्रिपरेशन ऑफ कंप्यूटराइज्ड लैंड रिकॉर्ड्स जो होंगे वो कंप्यूटराइज्ड हों। इन अ विलेज इज़ अ पार्ट ऑफ डिजिटल इंडिया एंड लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज वो इंश्योर करे दैट ऑल विलेज सर्वेज अंडर स्वामित्व स्कीम आर इंक्लूडेड इन द वर्क प्लान ऑफ डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम इन ऑन प्रायोरिटी बेसिस। प्रॉपर्टी कार्ड का अगर हम देखें, स्वामित्व मस्ट हैव अ QR कोड और एनी अदर यूनिक आइडेंटिफायर जिसके थ्रू हम वेरीफाई करें ऑथेंटिसिटी ऑफ दिस प्रॉपर्टी कार्ड इंस्टेंटली। ये रिड्यूस करेगा टाइम टेकन ऑन द यूजुअल वेरिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स फॉर बैंक्स। अगर हम स्टेट को बोले तो स्टेट को अपग्रेड करना चाहिए प्रॉपर्टी टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम, इंटीग्रेशन हो जाना चाहिए स्वामित्व स्कीम डेटा का, एंड देयर शुड बी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल फॉर मेंटेनेंस एंड अपडेटिंग of the development data under the scheme. So data should be made available to industries to make use of geospatial data to develop applications on the ground in near future. अगर हम इसमें बात करें अदर है हमारे पास क्रेडिट रेटिंग का, तो क्रेडिट रेटिंग की बात करें तो इससे भी इशू करेगा कुछ गाइडलाइंस ऑन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ रेटिंग स्केल्स यूज्ड बाय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। तो सेबी इसमें क्या करेगा, गाइडलाइन इशू करेगा स्टैंडर्डाइजेशन के लिए, ठीक है। तो जो रेटिंग सिंबल हम बताते हैं अभी हमारे पास है AA, AAA, AA, ट्रिपल बी, डबल बी, C, D, तो ये हमारे पास है। तो AAA को हम हाईएस्ट डिग्री मानते हैं, दैन उसके बाद AA हैव अ डिग्री ऑफ सेफ्टी, ठीक है, दैन A वाज अ एडिकेट डिग्री ऑफ सेफ्टी एंड BBB वाज अ मॉडरेट डिग्री ऑफ सेफ्टी, BB इज़ अ मॉडरेट रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट, ठीक है, डिफ़ॉल्ट आ जाता है BB में, एंड देन B इज़ अ रेड फ्लैग लाइक हैव हाई रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट एंड C वेरी हाई रिस्क एंड D इज़ इन डिफ़ॉल्ट, ठीक है, एक्सपेक्टेड टू बी डिफ़ॉल्ट सुनिए, तो डिफ़ॉल्ट कर गया है या डिफ़ॉल्ट होने वाला है, ठीक है। तो अगर हम इसके बारे में देखें तो what are the key highlights? तो standardized symbols and their definitions have been devised for issuer ratings or
इनकॉर्पोरेट क्रेडिट रेटिंग, लाइक रेटिंग सिंबल्स हमने देख लिया अभी। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज कैन मॉडिफायर प्लस और माइनस टू रिफ्लेक्ट देयर कंपैरेटिव स्टैंडिंग। ऐसा होता है बाहर भी कि AA-, AA+, इस टाइप की रेटिंग्स भी होती हैं विद द कैटेगरीज ऑफ AA to C तक जाना है उनको प्लस माइनस करते हुए, तो और भी इसका रेंज बढ़ जाएगा। तो प्रोवाइड स्टैंडर्ड डिस्क्रिप्टर्स फॉर रेटिंग वॉच एंड रेटिंग आउटलुक। रेटिंग वॉच हमें पता है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो हैं वो व्यू करती हैं ऑन एक्सपेक्टेड डायरेक्शंस ऑफ रेटिंग मूवमेंट इन शॉर्ट टर्म। तो क्रेडिट रेटिंग आउटलुक का क्या है कि ये इंडिकेट करता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को व्यू ऑन एक्सपेक्टेड डायरेक्शंस ऑफ रेटिंग मूवमेंट इन नियर टू मीडियम टर्म। तो फैक्टर्स जो हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं, क्या क्या फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं क्रेडिट रेटिंग को, बहुत सारे फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं। तो जैसे कि अगर हम हो गया कि ऑर्गेनाइजेशन पेमेंट हिस्ट्री, कि उसकी पेमेंट हिस्ट्री क्या है, कोई उसने डिफ़ॉल्ट तो नहीं किया है, लास्ट 6 मंथ्स में डिफ़ॉल्ट तो नहीं किया है, कभी भी उसने प्रिंसिपल और डेट का क्या डिफ़ॉल्ट किया है, इंटरेस्ट का क्या डिफ़ॉल्ट किया है, ठीक है। तो पेमेंट हिस्ट्री वो करती है अमाउंट करंटली ओन, करंटली उनके पास क्या है, कितने तरीके के डेट हैं, ठीक है, कब तक उनका पे ऑफ का है, ठीक है। तो करंटली क्या है उनके पास, देन करंट कैश फ्लो कितना है, कितनी कैश फ्लो है, कितना इनकम है, मार्केट आउटलुक क्या है कंपनी का, और ऑर्गेनाइजेशंस इश्यूज दैट माइट प्रिवेंट टाइमली रीपेमेंट ऑफ डेट। मतलब वही टाइमली कितना किया है, किसी पेमेंट को इन्होंने कितना डिफ़ॉल्ट किया है, सब चीज़ ऑन टाइम होती है या ग्रेस पीरियड में पे होता है, ठीक है, वो सब चीज़ हमें कंसिडर करनी होगी। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड डिस्क्रिप्शंस ऑन क्रेडिट रेटिंग वॉच एंड रेटिंग आउटलुक, लाइक रेटिंग डिस्क्रिप्टर्स ऑफ फॉर रेटिंग आउटलुक टू बी यूज्ड स्टेबल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो रेटिंग वॉच विद पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस एंड रेटिंग वॉच विद डेवलपिंग इम्प्लीकेशंस, ठीक है। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का अगर हम देखें, ये एक ओपिनियन है पर्टिकुलर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, हमारे पास 3 है बेसिकली, मूडी, स्टैंडर्ड एंड पुअर, ठीक है। मूडी है, एक स्टैंडर्ड्स एंड पुअर है, और फिच है, ठीक है। तो ये है बेसिकली। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एक ओपिनियन है पर्टिकुलर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का रिगार्डिंग, उनका यही काम है कि आपको रेटिंग देना। तो वो देखते हैं कि विलिंगनेस क्या है उस एंटिटी का, एंटिटी में गवर्नमेंट भी आ सकता है, बिजनेस भी आ सकता है और इंडिविजुअल भी आ सकता है, तो फुलफिल इट्स फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, कि भाई वो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को कब तक पूरा करेगा या कर भी देगा या नहीं करेगा, एंड कंप्लीटनेस विद इन द स्टैब्लिश्ड ड्यू डेट्स। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का अगर हम देखें तो सिग्निफिकेंस एंड लाइक्लीहुड ऑफ डेटर विल डिफॉल्ट, कि वो कब तक डिफॉल्ट करेगा, कि लाइक्लीहुड क्या है उसका। तो यूजर्स ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कौन होता है, मोस्टली इन्वेस्टर्स होते हैं, इंटरमीडिएट्स भी हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स भी हो सकते हैं जो उनको लोन देने वाले हैं, इशूअर ऑफ डेट्स हो सकते हैं, बिजनेसेस हो सकते हैं, कॉर्पोरेशन हो सकते हैं जो उसके साथ एसोसिएट होने वाले हैं। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इवेल्युएट द क्रेडिट रेटिंग of a debtor by analyzing their qualitative and quantitative attributes of the entities in question. It also involved in the transactions to deal and therefore is deemed to provide an independent and impartial opinion of the credit risk. Presently, there are 3 prominent credit rating agencies that control 85% of overall rating market. तो Moody Investors Services, Standards, Poor and Fitch Group. तो 3 prominent हैं जो बेसिकली 85% को पूरे को कैप्टर करते हैं मार्केट को, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ क्रेडिट रेटिंग कौन कौन सी हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट क्रेडिट रेटिंग्स हैं, मीनिंग दैट इन्वेस्टमेंट इज कंसिडर टू बी सॉलिड, स्पेक्यूलेटिव ग्रेड इन्वेस्टमेंट्स आर हाई रिस्क। बेनिफिट क्या क्या है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का, तो कंज्यूमर लेवल पे बेनिफिट है डेफिनेटली, दैट एजेंसीज रेटिंग्स आर यूज्ड बाय बैंक्स टू डिटरमाइन द रिस्क प्रीमियम टू बी चार्ज्ड ऑन लोन्स एंड बॉन्ड। ऑल्सो कॉर्पोरेट लेवल पर भी है, कंपनीज प्लानिंग टू इशू सिक्योरिटी यूज द सर्विंग ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज टू रेट देयर डेट फॉर जनरेटिंग इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। कंट्री लेवल पे भी है कि इन्वेस्टर्स रिलाई ऑन द रेटिंग्स गिवन बाय द क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज टू मेक इन्वेस्टमेंट्स डिसीजन। डेवलपमेंट के ऊपर है कि फाइनेंशियल मार्केट rating agencies provide risk measure for various entities and this allows investors to understand the credit risk of various borrowers. तो इश्यूज क्या क्या हैं, प्रो साइक्लिक ऑफ रेटिंग है, जैसे कि रेटिंग्स आर कंडीशनली बेटर ड्यूरिंग अ बूम, मतलब रेटिंग्स बेटर हैं अगर एक बूम का टाइम है, कंडीशनली वर्स ड्यूरिंग द डाउन टर्न के लिए वर्स हैं। तो दे देयरफॉर पॉसिबली इंक्रीज द रिस्क ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस अकरिंग एंड डीपनिंग। अगर हम 1997 और 1998 की बात करें एशियन क्राइसिस का, तो इट रीइंफोर्स बूम एंड बस्ट ऑफ कैपिटल फ्लोज, एक्यूरेसी एंड परफॉर्मेंस
ऑफ रेटिंग्स, अगर हम बैलेंस को फाइंड करें, ट्रेड ऑफ बिटवीन द एक्यूरेसी एंड स्टेबिलिटी, तो रेटिंग एजेंसीज आर एवर्स टू रिवर्सिंग रेटिंग्स विद अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. तो इम्पैक्ट क्या है रेटिंग ऑफ ऑन पॉलिसीज परस्यूड बाय बोरोइंग कंट्रीज, लाइक बोरोइंग कंट्रीज rating downgrade has negative effect on their access to rate credit and the cost of their borrowing. So there is a risk therefore that in order to avoid rating downgrades, borrowing countries adopt policies that address the short term concerns of portfolio investors even when they are in conflict with लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट नहीं. ट्रांसपेरेंसी की अगर हम बात करें, मनी मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं जो एक्सप्रेस करते हैं कंसर्न्स ओवर द लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी ओवर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज रेटिंग मेथोडोलॉजी प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेस, कि भाई उन्होंने क्या क्या ट्रांसपेरेंसी है, हो सकता है ये कुछ क्या उन्होंने मेथोडोलॉजी यूज़ किया, प्रोसीजर क्या है, प्रैक्टिसेस क्या है. ठीक, अकाउंटेबिलिटी, तो मतलब देयर इज़ नो मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स और बोरोअर्स फ्रॉम मिस्टेक्स, लाइक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने कोई मिस्टेक कर दी है तो उसके थ्रू वो प्रोटेक्ट तो कर नहीं सकते, और एनी अब्यूज़ ऑफ पावर्स ऑन देयर पार्ट, ठीक है, वो कुछ नहीं कर सकते. उन्होंने जो रेटिंग दी है भले वो फेल हो जाए, बहुत सारे केसेस में हुआ भी है ये. ऑल्सो दे फॉलो एन इशूअर पे मॉडल where the credit rating agency's principal revenue stream is received from issuer whose products they rate. ठीक है, जिसका वो प्रोडक्ट कर रहे हैं उनका जो प्रिंसिपल रेवेन्यू स्ट्रीम है वो वही है, उसी कंपनी से हम पैसे लेके उसी को रेटिंग दे रहे हैं, तो हमें वही है उनके पास एक ये आ जाता है कि वो किस अकॉर्डिंग रेटिंग दे रहे हैं. फिर कोई ट्रांसपेरेंट वही नहीं है ना, कोई अकाउंटेबिलिटी कैसे इंश्योर करोगे, उसी से पैसे लेके उसी के बारे में बोलना है. तो कंपैरेटिवली हो सकता है अच्छा बोलो, विच इज़ हो सकता है उसको उसकी वो ना हो उतनी कैपेबिलिटी, बट आप उसके बारे में और अच्छा लिख रहे हो, तो पब्लिक तो इन्वेस्टर्स तो फंस जाएगा ना इस केस में. सो गवर्नेंस इशुएंस एंड conflict in foreign ratings, like credit rating agencies are US headquartered mostly, largely funded by the institutions they rate. उन्हीं इंस्टीट्यूशन जिसको रेट करते हैं उन्हीं के थ्रू फंडेड होती हैं. एंड रेटिंग बिजनेसेस इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिटेबल, बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी होता है. देयर is therefore an asymmetry of incentives and disincentives as regard willingness of credit rating agencies to downgrade advanced economies versus emerging and developing economies whose regulators have far less influence on credit rating agencies decisions. So what are the barriers of entry and like competition as market is dominated by only few credit rating agencies? Like way forward अगर हम इसमें करें तो refocus regulatory scrutiny, like regulators need to focus more on the form of rating process than on substance of decision to check the conflict of interest. Global super regulator like credit agency should be best placed to address such issues, reducing dependency on credit ratings in regulations. Studies ने ये पाया है कि credit rating agency response to a crisis concluded that credit rating agencies do not quite see through a crisis. तो rating agencies को more react करना पड़ेगा stronger when crisis is deeper, exceeds a minimum threshold. अगर हम improve करें transparency का credit rating methodologies में, there could be done by separating more explicitly and analysis of stimulation and stress test and more judgment based qualitative analysis which should be published separately but within the same report. ठीक है, दिस वुड क्लैरिफाई व्हाट द जजमेंट एलिमेंट जो गवर्नेंस एंड पॉलिटिक्स ऑफ कंट्रीज ऑफ द रेटिंग इज एज अपोज टू मोर क्वालिटेटिव इवेल्युएशन ऑफ रिस्क डिफॉल्ट. एलिमिनेशन करें अगर हम इशूअर पे मॉडल का, देयर इज़ अ नीड फॉर रिस्टोरेशन ऑफ इन्वेस्टर्स पे मॉडल. विद दिस conflict of interest will be eliminated because of the agencies will not interested in overrating. If their ratings are incorrect, they will lose their client. तो इशूअर पे मॉडल के ऊपर काम करना है, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना है, ठीक है, रिड्यूस करें हम क्रेडिट रेटिंग. तो क्रेडिट रेटिंग हमने समझ लिया कि क्या इसके कंसर्न्स हैं, तो उसी अकॉर्डिंग हमें उसमें पॉइंट्स बना के लिखना है. तो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये. तो रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अप्रूव कर दिया है सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स के बारे में फ्रेमवर्क. एक सेकेंड मुझे देखने दो कितना है ये. कोई बात नहीं.
सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड, तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अप्रूव किया है सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क। इसमें यूनियन बजट 2022 का 23 का अनाउंस करता है इशू ऑफ सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स फॉर मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज ऑफ ग्रीन प्रोजेक्ट्स। तो ग्रीन प्रोजेक्ट्स को हम इसमें मोबिलाइज करते हैं। तो सबसे पहले वर्ल्ड बैंक ने इशू किया, फिर येस बैंक ने, फिर उसके बाद एक्सिस बैंक ने, एंड देन सेबी ने इशू की कुछ गाइडलाइंस, फिर कुछ एनुअल ग्रीन बॉन्ड इशुएंस आ गए। ठीक है, 8 बिलियन में। अगर हम की फीचर्स देखें इसके, अंडर द फ्रेमवर्क अ ग्रीन प्रोजेक्ट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स लाइक इंकरेजेस एनर्जी एफिशिएंसी, ये एनर्जी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करता है, रिड्यूस करता है कार्बन एंड ग्रीन हाउस गैसेस को, एमिशंस को भी रिड्यूस करता है, प्रमोट करता है क्लाइमेट रेजिलियंस और वैल्यू एंड इम्प्रूव्स natural ecosystem and biodiversity in accordance with the sustainable development principles. Eligible projects which will use with the raised project from sovereign green bonds for capitalization or recapitalization, like eligible projects we know it's a renewable energy, energy efficiency, clean transportation, climate change adaptation, sustainable water and waste management, also pollution prevention and control, sustainable management of natural resources, green buildings, aquatic biodiversity conservation. What are all the projects that are excluded from this? That is like project involving new and existing extraction. ठीक है, projects and distribution of fossil fuel including improvement and upgrades, nuclear power generation, direct waste incarnation, direct वेस्ट इनकर्नेशन हो गया, अल्कोहल, वेपन्स, टबैको, गेमिंग और पाम ऑयल इंडस्ट्री हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स जनरेटिंग एनर्जी फ्रॉम बायोमास। तो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट तो है, लेकिन अगर हम बायोमास से रिन्यूएबल एनर्जी बना रहे हैं तो दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ इट। ठीक है, तो लैंडफिल प्रोजेक्ट हो गया, हाइड्रो पावर प्लांट्स हो गया लार्जर देन 25 मेगावाट। ठीक है, हाइड्रो पावर जो लार्जर है 25 मेगावाट से, वो इसमें नहीं आएंगे। तो ग्रीन फाइनेंस वर्किंग कमेटी विल support Ministry of Finance with selection and evaluation of projects, so on. So जो proceeds हैं green sovereign green bonds की, वो deposit होगी consolidated fund of India में, and the fund from consolidated fund of India will be available to eligible green projects. Public debt management cell will keep a track of proceeds. Now the framework compiles with 4 components of International Capital Market Association green bond principles, which are used for proceeds, project evaluation and selection, management of proceeds and reporting. What all are the advantage of sovereign green bonds has, like it to meet the climate pledge. ठीक है, lower the risk of private players, leveraging green and create public good, attract global investors and benefit भी होगा investors को इसमें। तो अगर हम ग्रीन वर्किंग कमेटी की बात करें, ये सपोर्ट करेगी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, विल सपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सिलेक्शन, ये सेलेक्ट करेंगे, इवेलुएट करेंगे प्रोजेक्ट को। जो प्रोजेक्ट है सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स का विल डिपॉजिट टू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, एंड देन फंड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड इंडिया विल बी अवेलेबल फॉर एलिजिबल ग्रीन प्रोजेक्ट्स को होगा वो अवेलेबल। देन पब्लिक डेट मैनेजमेंट सेल वो होगा कि ट्रैक करेगा वो प्रोसीड्स के ऊपर। नाउ द फ्रेमवर्क कंपाइल्स विथ 4 components of international capital market like green bond principles which are used for proceeds, प्रोजेक्ट इवेल्यूएशन एंड सिलेक्शन होगा, मैनेजमेंट ऑफ प्रोसीड्स होगा, रिपोर्टिंग होगी। एडवांटेज जैसे हमने इसका देखा अभी, एडवांटेज मतलब ये क्लाइमेट प्लेज के लिए, लाइक इंडिया हैज़ मेड कमिटमेंट्स अंडर पेरिस एग्रीमेंट टू फुलफिल इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन। तो पेरिस एग्रीमेंट भी हुआ था, तो ये क्लाइमेट के लिए तो है ही बेनिफिशियल। ठीक है, एंड सजेस्ट इंडिया विल रिक्वायर 2.5 ट्रिलियन टू मीट इट्स ऑल कमिटमेंट बाय 2030. So also according to a report of IFSCA expert committee, India would require cumulative investment of $10 trillion to achieve the net zero target by 2070. तो इंडिया का नेट ज़ीरो का टारगेट कब है? 2070 तक है नेट ज़ीरो। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स कैन हेल्प इंडिया टू टैप दिस फाइनेंस। ठीक है, लोअर रिस्क करेगा प्राइवेट प्लेयर का, लाइक ऑन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ग्रीन बॉन्ड इज पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल इंटरेस्ट विल बी ऑन द एलिजिबल प्रोजेक्ट, एंड दिस मेक श्योर द इन्वेस्टर विल नॉट बियर एनी प्रोजेक्ट रिलेटेड रिस्क। ठीक है, लेवरेजिंग ग्रीनियम लाइक ग्रीन प्रीमियम
refers to pricing benefits based on the logic that investors are willing to pay extra in exchange of sustainable impact. कि भाई अगर ये ग्रेटर गुड के लिए है तो हम इसमें थोड़ा ज़्यादा भी पे कर सकते हैं. तो creating public good like proceeds from issuance of sovereign green bonds can be used in climate change adaptation projects that will usually find it difficult to attract private capital as most of them are considered public good. ठीक है, ग्लोबल इन्वेस्टर्स कैसे अट्रैक्ट होंगे कि स्पेसिफिक ग्लोबल पूल ऑफ कैपिटल है विच एनमार्क्ड टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट इन ग्रीन वेंचर. अगर हम सोर्स करें कैपिटल फोकस प्राइमरली ऑन एनवायरमेंटल सोशल एंड ECG के ऊपर, बेसिकली ये ESG के ऊपर ही काम करेगा. तो बेनिफिट क्या है कि इन्वेस्टिंग इन ग्रीन मार्केट एंड ग्रीन बॉन्ड्स कैन बी सीन एज एन एक्टिव डिसीजंस बाय इन्वेस्टर्स डू देयर बेट एंड एलोकेट कैपिटल इन अ वे दैट में सिग्निफिकेंट डिफरेंस क्रिएट करेगी ये जो उनकी इन्वेस्टमेंट होगी अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज. एंड ग्रीन बॉन्ड्स ऑल्सो टेंड्स टू एग्जिबिट लोअर वॉलेटिलिटी को लोअर करेगा देन कन्वेंशनल बॉन्ड, मेकिंग दैम अ मोर attractive proposition for many investors. When a company issues green bond now, it is also making a statement that is a forefront of transition, and the investors work on the basis of companies should carry less risk going forward. Challenges क्या है? लो sovereign credit rating है इनकी, broad ambit है इनका बहुत ज़्यादा, ठीक है, untapped potential है, challenges in monitoring programs of green project है. Normally there are cost overruns which can upset the budget math. This can lead to compromises. ठीक है, possibility of green washing है and lower yield है. ये deciding the coupon rate is also a kind of challenge. तो अगर हम इसको देखें कि किस तरीके से है challenges, कि लो द sovereign credit rating agency, like जो गवर्नमेंट है वो wants to global to raise the fund, ठीक है, लेकिन इंडिया needs to improve its credit rating. All the bonds issued globally are closely linked to credit rating ऑफ द इशूइंग कंट्री. ठीक है, तो क्लोज स्क्रूटनी करनी पड़ेगी हमें डोमेस्टिक पॉलिसीज़ की. तो गवर्नमेंट शुड बी ट्रांसपेरेंट एंड ओपन टू इट. ठीक है, ऑल्सो ब्रॉड एम्बिट लाइक गवर्नमेंट इज़ लाइकली टू कंसिडर नॉन ग्रीन. फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें सोशल एस्पेक्ट इन प्रोजेक्ट selection rather than project with a maximum potential to reduce carbon emission. Also, a dominant non-green agenda can derail the very objective of issuing sovereign green bonds. ठीक है, अनटैप्ड पोटेंशियल जैसे कि इंडिया हैज़ अ सेकेंड लार्जेस्ट बॉन्ड मार्केट अमंग द एमर्जिंग मार्केट्स लाइक चाइना. ठीक है, चाइना के बाद इंडिया ही आती है एंड इट्स ग्रीन बॉन्ड इज़ रफली लेस दैन द टेंथ भी नहीं है चाइना के अकॉर्डिंग. ठीक है, चैलेंज इन मॉनिटरिंग प्रोग्रेस ऑफ ग्रीन प्रोजेक्ट. नॉर्मली देयर आर कोस्ट ओवररन्स विच कैन अपसेट द बजट. ठीक है, पॉसिबिलिटी क्या है ग्रीन वॉशिंग की कि भाई फॉल्स और मिसलीडिंग क्लेम्स हमने कर दिए, ग्रीन क्रेडेंशियल्स दे दिया बट वो ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं है मोस्टली. तो ये हो सकता है. लोअर यील्ड हो सकती है, लाइक सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स हैव लोअर यील्ड इन विच देयर इज़ नो, क्योंकि इसमें जो है बहुत टाइम में रिटर्न आने की पॉसिबिलिटी है. ठीक है, तो बैंक्स होल्डिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इन एक्सेस ऑफ देयर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो मैंडेट टू ऑब्टेन फॉर अ लोअर यील्ड बॉन्ड. ठीक है, डिसाइडिंग द कूपन रेट. Like coupon rate for green bonds are not easy to determine as there are constant debate on whether to price them higher or lower than the regular bonds with equal arguments on both sides. Way forward क्या है? Emphasis transparency, stringent monitoring, standardization, income incentives, create awareness, climate budget tagging. जैसे कि अगर हम इसमें ट्रांसपेरेंसी रखें, ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑन ग्रीन बॉन्ड इशुएंस, एम्फेसिस ट्रांसपेरेंसी, एक्यूरेसी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन on the use of proceeds. Stringent करें हम monitoring of the green projects which needs to be stringent to ensure better completion rates. ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन कर दें, रोबस्ट ग्रीन मार्केट कर दिया हमने, वो रिक्वायर्ड करती है इसको स्टैंडर्ड के लिए. ठीक है, टैक्स इंसेंटिव दे दिया हमने, डायरेक्ट फाइनेंशियल इंसेंटिव इन वन सच टूल यूज सब्सक्राइबर टू ग्रीन और प्रोवाइडेड डायरेक्ट फाइनेंशियल बेनिफिट्स कर दिया, टैक्स एग्जम्पशंस दे दिए हमने उनको, अवेयरनेस क्रिएट कर दी, ऑर्गेनाइज वर्कशॉप, ट्रेनिंग कंटेंट एंड वेबिनार्स ऑन द ग्रीन बॉन्ड्स टू increase familiarity and bring in new investors. Simplify कर दिया हमने, issuance और compliance process कर दिया to reach to new investors in India and internationally, and climate budget tagging कर दिया. It is a tool for monitoring and tracking of climate related expenditure in the national budget system. Most sovereign issuers went through a budget tagging exercise to determine exactly which expenditures were
सुटेबल फॉर इंक्लूजन एज अ ग्रीन एक्सपेंडिचर। अगर हम मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इस टॉपिक में अगर हम देखें तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने अवार्ड की है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेटिंग अप इंडियाज़ फर्स्ट मल्टी लॉजिस्टिक पार्क नियर चेन्नई टू रिलायंस इंडस्ट्री। So here we know that multimodal logistics parks, government has awarded the contract by setting up India's first multimodal logistics parks near Chennai to Reliance. Multimodal logistics parks basically an intermodal freight handling establishment that comprises warehousing, dedicated cold chain facilities, freight to container terminals and bulk cargo terminals. It eases and optimizes merchandise मूवमेंट, जैसे रोड हो गया, रेलवे, ठीक है। तो पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंस्ड दैट कॉन्ट्रैक्ट विल बी अवॉर्डेड थ्रू ट्रिपल पी मॉडल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ multimodal logistics parks. Earlier in 2015, what happened that multimodal logistics park were proposed to be set up by Ministry of Road and Transport Highways under the Logistics Efficiency and Enhancement Program, ठीक है। तो अगर हम इसका देखें तो फ्रेमवर्क क्या है फॉर इफेक्टिव मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स का, कि ये बेसिकली लार्ज स्केल फ्रेट है, इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, ये वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल सर्विसेज, वेयर हाउसिंग, कस्टम्स, क्लियरेंस, टर्मिनल्स एंड सो ऑन। तो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट है, इम्प्रूव करेगा रोड रेल नेटवर्क को, ठीक है। और वैल्यू एडेड सर्विसेज हैं, प्रोविजन फॉर पैकेजिंग, लेबलिंग एंड अदर्स, फ्रेट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट भी है, टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन है इसलिए। तो सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है ये? जैसे ये लॉजिस्टिक कॉस्ट को रिड्यूस कर देगा, वेयर हाउस कॉस्ट रिडक्शन होगी, इन्वेंट्री प्लानिंग होगी, अचीविंग ग्रेटर एफिशिएंसी थ्रू टेक्नोलॉजी, प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा एसेट्स का, पॉल्यूशन रिडक्शन होगा, और भी इसके बेनिफिट हैं कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देगा और हेल्प करेगा डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ एमएसएमई, ठीक है। तो रिड्यूस कैसे होगी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, कि ये इंडियाज़ का लॉजिस्टिक कॉस्ट करंट है 14%, ये उसको लेस दैन 10% ऑफ जीडीपी पे ले आएगा ऑन विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, ठीक है। वेयर हाउसिंग कॉस्ट रिडक्शन होगी, यानी कि शिफ्टिंग वेयर हाउसेज करेंटली बीइंग ऑपरेटेड इनसाइड सिटी लिमिट्स to logistics parks will enable reduction in warehousing costs driven by the lower rental and logistics parks situated outside the city limits. तो अभी सिटीज़ के अंदर हैं तो वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है, आउटसाइड द सिटी होगा तो डेफिनेटली कॉस्ट विल रिड्यूस। इन्वेंट्री प्लानिंग कैसे होगी, क्योंकि रीजनल लॉजिस्टिक्स पार्क्स कैन प्रोवाइड एंड टू एंड वायबिलिटी, विजिबिलिटी ऑफ इन्वेंट्री, कोलेबोरेशन होगा, एजिलिटी होगी एंड ऑप्टिमाइजेशन होगा। ऑफन कंपनीज आर एबल टू मेंटेन इन्वेंट्रीज फॉर कॉन्टीजेंसीज ड्यू to breadth of storage infrastructure at the local level. So greater efficiency कैसे प्रोवाइड करेगा ये टेक्नोलॉजी के थ्रू, कि जैसे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क है विद अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, it help in digitizing the traditional supply chain, supporting it in big data analytics, ठीक है। तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा एसेट का, यानी कि एज अ ट्रांजिट टाइम इज़ लेस, सो जो गुड्स एंड व्हीकल हैं, अदर हार्डवेयर फ्री टू यूज़ फॉर अदर पर्पसेस, ठीक है। ट्रांजिट टाइम लेस होगा तो बाकी जो व्हीकल्स हैं वो किसी अदर चीज़ों के लिए यूज़ हो सकते हैं, तो इस अकॉर्डिंग प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा, प्रॉपर रिडक्शन होगा, यानी कि इंक्रीज फ्रीट मूवमेंट होगा ऑन हायर साइड ट्रक्स एंड रेल विल अनेबल इन रिडक्शन इन CO2 एमिशन भी कम होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी, एक्सपेंशन होगा एमएसएमई का, एसएमई, ठीक है। चैलेंजेस इन सेटिंग अप, क्या क्या चैलेंजेस हैं? चैलेंजेस तो हैं ही, तो पहले हम देख लेते हैं कि इंडिया की जो प्लानिंग है 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स की, इसमें कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर है ने मैंडेट किया है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे को कि वो डेवलप करें 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क अक्रॉस दी कंट्री। तो नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट में एक होली ऑन स्पेशल पर्पस व्हीकल है of the National Highway Authority of India is the nodal agency of getting 35 multimodal logistics parks up and running. So these multimodal logistics parks are to be developed under PPP model on design, build, finance, operate and transfer. ठीक है, 35 logistics parks will handle 700
metric tons of cargo at their peak capacity and developed over 77,000 acres of land, catering to logistics activities about 2.75 lakh square kilometer area across the country. So aim क्या है इसका basically initiative का to develop multimodal logistics parks in a hub and spoke model. So it's a type of model where all the commodities come to hub and they are then sent to smaller distribution units called spokes and finally sent out to the customer. अगर हम इसके challenges देखें तो ये स्क्यूर्ड मॉडल ट्रांसपोर्टेशन है, प्रोसीजरल कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, लैंड की प्रॉब्लम है, अंडर डेवलप्ड मटेरियल हैंडलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनएफिशिएंट सर्विस मॉडल है. तो स्क्यूर्ड मॉडल ट्रांसपोर्टेशन कैसे है कि इंडिया में 60% ट्रेड जो है वो रोड के थ्रू मूव होता है, तो जो कि किसी भी डेवलप्ड इकनॉमी से ज़्यादा है. तो कोस्टल मूवमेंट्स एंड इनलैंड वाटरवेज आर द नेसेंट स्टेज. रेल ट्रांसपोर्टेशन इज़ वेरी मार्जिनल. ठीक है. तो and due to adverse pricing and rack booking practice and lack of intermodal facilities to enable easy transfer. Procedural complexities क्या है कि multiplicity of government agencies involved in setting up multimodal logistics parks which may hamper ease of business. Numerous approvals are mandatory for several central and state ministry for fulfillment of and carrying out these multimodal logistics parks, which cause many delays in successful completion of these projects. Land का कैसे रहेगा कि availability of land at an affordable rate and challenges of land acquisition होगा. Underdeveloped material handling infrastructure होगा, like warehousing landscape is highly unorganized with the presence of many small private and unorganized warehouses. Inefficient service model कैसे होगा कि efficiency is compromised as many firms try to compete through factors advantage of low wages which have led to hiring poorly skilled personnel thereby hampering service quality. वे फॉरवर्ड क्या होगा कि ये इम्प्रूव करेगा कनेक्टिविटी को, ये फैसिलिटेट करेगा प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को, सिंगल विंडो अप्रूवल होगा, आइडेंटिफाइंग लोकेशंस होगा, अडॉप्टिंग डिजिटल सॉल्यूशन होगा. इसमें इम्प्रूव कनेक्टिविटी कैसे होगी कि आइडेंटिफाई करेगा गैप को इन ट्रक्स एंड मल्टी मॉडल इंटरलिंकेजेस एंड ये ब्रिज करेगा उस गैप को. ठीक है. एंड इंक्रीज़ करेगा शेयर ऑफ रेल ट्रांसपोर्टेशन, ऑप्टिमाइज ट्रक यूज़ एंड प्रमोटिंग फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल्स एंड अल्टरनेटिव फ्यूल्स. फैसिलिटेट करेगा प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को. द पीपीपी इज़ प्रेफर्ड मोड ऑफ इम्प्लीमेंटिंग मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क. ये इनकरेज करेगा ग्रेटर पार्टिसिपेशन पब्लिक पीपीपी को. ठीक है. तो अगर हम सिंगल विंडो अप्रूवल देखें कि सेंट्रलाइज्ड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक अप्रूवल, अ सिंगल विंडो वुड फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ क्लियरेंस. आइडेंटिफाई करेगा लोकेशंस को, लाइक ऑप्टिमाइज द लोकेशन ऑफ द पार्क एंड ईजी लैंड अवेलेबिलिटी. अडॉप्टिंग करेगा डिजिटल सॉल्यूशन जैसे कि कटिंग एज इन्फॉर्मेशन फॉर डिलीवरी मैनेजमेंट ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर. ठीक है. न्यूज़ इन शॉर्ट में अगर हम देखें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हमें पता ही है कि क्या होती है कि आरबीआई की एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है. ये डिस्कस करती है रिपोर्ट ऑन मिसिंग इन्फ्लेशन के ऊपर. RBI have to mention the remedial actions and an estimate time within which inflation target will be achieved. अगर हम देखें इन्फ्लेशन टारगेटिंग को कि इट मीन्स ब्रिंगिंग द इन्फ्लेशन टू अ टारगेटेड लेवल विद इन अ स्पेसिफिक टाइम हॉरिजन. तो RBI अडॉप्ट करेगा फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग थ्रू द साइनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क. ठीक है. तो 45 इसमें आर्टिकल है आरबीआई के एक्ट में सेक्शन में. इट रिक्वायर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू कंसल्टेशन विद आरबीआई डिटरमाइन इन्फ्लेशन टारगेट इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड वंस इन 5 years. 5 सालों में उन्हें एक बार कंसल्ट करके सेंट्रल गवर्नमेंट जो है आरबीआई से कंसल्ट करके डिटरमाइन करेगी इन्फ्लेशन टारगेट को. करेंटली इन्फ्लेशन टारगेट हैज़ बीन सेट 4% विद एन अपर टॉलरेंस ऑफ 6% एंड द लोअर टॉलरेंस ऑफ 2%. तो 4% चल रहा है करंट इन्फ्लेशन टारगेट विद अ +or -2. ठीक है. एंड फॉर 5 years पीरियड लाइक 2021 से 26 तक रहेगा ये. मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आती है आरबीआई में. ये 6 मेंबर बॉडी है. 3 आरबीआई से आते हैं, 3 गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं. एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं और गवर्नर होते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन. उनका कास्टिंग वोट होता है कि 6 मेंबर हो गए, अगर उनके सबके सिमिलर हो गए तो एक कास्टिंग वोट से वो अपना डिसीजन चेंज कर सकते हैं. मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इज रिक्वायर्ड टू मीट एटलीस्ट 4 times इन अ ईयर. ठीक है. 4 times होगा और एक साल में उन्हें 4 times मिलना है. अगर हम इशू करें ग्लोबल परसेप्शन इन इंडिसेस में क्या है कि एक रिसेंटली
issues with global perception. Make recent EACPM working paper analysis program problems with different global perception indices. Recent year में क्या है कि इंडिया की रैंकिंग scores have declined on a number of global opinion based indices with that deal with subjective issues such as democracy, freedom. तो नीड क्या है, considering ranking of these indices like used as inputs for World Bank's World Governance Indicators that in turn has weightage in several ratings. And most important in future like environmental, social and governance indices are introduced into global businesses investment decisions. Economic Advisory Council to PM. ठीक है. वर्किंग पेपर एनालिसिस 3 कंसेप्शन बेस्ड है इसमें. फ्रीडम इन वर्ल्ड इंडेक्स. ठीक है. इश्यूज़ क्या हैं कि प्राइमली बेस्ड ऑन द ओपिनियन ऑफ अ टाइनी ग्रुप. ठीक है. क्वेश्चंस दैट आर यूज्ड आर सब्जेक्टिव एंड आर वर्डेड in a way that is impossible to answer objectively. There are questions that should be asked but are excluded. State institution for transformation क्या है कि several states ये सॉर्ट करते हैं कि नीति आयोग टू कॉन्स्टिट्यूट स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन along the lines of Niti Aayog to boost development and driven inclusive growth. It will also affect to the commitment of cooperative federalism. Recently, Maharashtra Institution for Transformation was set up these lines. Need क्या है स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन का कि स्टेट कैपेसिटी एंड गवर्नेंस bottlenecks हो गई आर हायर ड्यू टू challenges that availability finances and delivery basic. ठीक है. वीकन करेगा सर्विस डिलीवरी डिस्प्रोपोर्शनेटली हर्ट्स द पुअर. बिल्डिंग स्टेट कैपेसिटी इज़ रिवार्डिंग. सिग्निफिकेंस क्या है, इट्स अ लोकस ऑफ डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी. इट कैन बी शिफ्टेड टू स्टेट्स. लेवरेज करेगा ग्रेटर फिस्कल स्पेस ऑफ स्टेट्स का. ठीक है. इट कुड बिकम वैल्यूएबल लेबोरेटरीज. ठीक है. नीति आयोग का इनिशिएटिव है कि ये डेवलपमेंट सपोर्ट सर्विसेज फॉर स्टेट्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट टू अचीव सस्टेन्ड delivery of infrastructure project. State finance and coordination vertical was formed for maintaining a state voice database. ठीक है. State sports mission that will act as multidisciplinary ecosystem to initiate cutting edge projects to catalyze development strategies of state. अगर हम transport for all challenge stage 2 करेंगे तो transport for all challenge is an initiative of Ministry of Housing and Urban Affairs. It aims at enhancing the mobility experience of citizen and it focuses on digital innovation to improve mobility needs of all citizens. Stage 1 में क्या है, challenges was launched in 2021. It was organized in partnership with the Institute of Transportation and Development Policies and World Bank. MARC portal. तो इट इज़ बेसिकली ये डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है. इट हैज़ स्टार्टअप एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन मार्क पोर्टल. मार्क इज़ बेसिकली मेंटरशिप, एडवाइजरी, assistance, resilience and growth. Portal is to facilitate mentorship of startup across diverse sector. Objective है इसका कि provide करे ये sector focused guidance, hand holding and support to the startups. Facilitate करे ये efficient mentorship and mechanism for timely tracking of mentor-mentee engagements. ठीक है. It includes customizable मेंटरशिप प्रोग्राम्स. तो फ्रेमवर्क क्या है, तो चेक फेक रिव्यूज़ ऑन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म. फेक रिव्यूज़ आजकल बहुत होते हैं. तो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स अनवेल्ड न्यू स्टैंडर्ड्स, ठीक है, बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स टू कब मैनेज और फेक जो इंक्रीज़ हो रहा है ना उनका फेक रिव्यूज़ को, उसको कैसे कर सकते हैं कि स्टैंडर्डाइज्ड इनिशियली वॉलंटरी विल बी एप्लीकेबल टू एवरी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दैट विल पब्लिश कंज्यूमर रिव्यूज़. फेक एंड मिसलीडिंग रिव्यूज़ लाइक वॉलेट अ कस्टमर्स राइट एंड Custom Consumer Protection Act. Key highlights क्या हैं कि it prescribes specific responsibilities for review author and review administrator. Responsibility for organizations and grievance redressal mechanism for consumers. अगर हम देखें एक हमारे पास और भी टॉपिक है कि ड्राफ्ट स्टैंडर्ड्स नेशनल एक्शन प्लान. स्टैंडर्ड्स नेशनल एक्शन प्लान दैट इज स्नैप 2022. इसका ड्राफ्ट आया है कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड दैट इज़ BIS जो है उसने अपना एक स्टैंडर्ड एक्शन प्लान किया है. स्नैप बेसिकली पर्पस करता है एक सेट ऑफ एक्शन विच विल एनेबल BIS टू फुलफिल इट्स मैंडेट एज नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी एंड डिलीवर स्टैंडर्ड्स अकॉर्डिंग टू द मार्केट नीड्स इन अ एफिशिएंट एंड टाइमली मैनर. स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन जैसे कि ये इम्प्लाई करेगा कि एक प्रोडक्ट और सर्विसेज है, उसका डिज़ाइन क्या है, उसका प्रोटोकॉल क्या है, सर्टेन क्वालिटीज़
मीट हुई हैं नहीं हुई हैं। व्हाट आर द की फीचर टू ड्राफ्ट स्नैप, ये स्पेसिफिक को फोकस करेगा डेवलपिंग एंड अपडेटिंग स्टैंडर्ड्स विद रिस्पेक्ट टू इंडियंस कमिटमेंट ऑन SDG 2013 पेरिस एग्रीमेंट। प्रपोजल क्या है, टू ब्रिंग टेक्नोलॉजी सच एज सेमीकंडक्टर, IT सर्विसेज, information communications technology such as metaverse, cyber security techniques under Bureau of Indian Standards. Here other key areas क्या हैं जो हमें इसमें टेकन लेने हैं, like Bureau of Indian Standards include environmental, health and safety, building constructions and urban development, textile transportation and so on. नीड क्या है स्टैंडर्डाइजेशन का, like facilitate free movement of goods and services across international borders. प्रमोट करना है हमें ट्रस्ट ऑन डिजिटल एंड डेटा ड्रिवन इकोनॉमी बाय इंश्योरिंग इंटरऑपरेटेबिलिटी, रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी. असिस्ट करना है बिल्डिंग मार्केट कॉन्फिडेंस एंड इंटीग्रेट एट ग्लोबल सप्लाई चेन ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स. Bureau of Indian Standard is basically standard body of India. It functions under Ministry of Consumer Affairs, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आती है. ये रिस्पॉन्सिबल है डेवलपमेंट ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, मेकिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सो ऑन. इट गॉट स्टैट्यूटरी बैकिंग है इसको BI एक्ट से 2016 के. डिफरेंट सर्टिफिकेशन मार्क्स इन इंडिया लाइक ISI है, एग मार्क है, FPO है, BIS हॉलमार्क है. ठीक है, तो इसमें हमें नॉन पोल्यूटिंग व्हीकल मार्क है, इंडियन ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन है. तो ये किस तरीके से हैं कि ISI हमें किस लिए यूज़ होता है, स्टैंडर्डाइज ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के ऊपर. सब प्रोडक्ट्स जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स हैं एंड वॉलेंट्री और अदर, ये सर्टिफाइड होते हैं BIS के थ्रू. एगमार्क इज़ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इशूड बाय डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इसको करते हैं. FPO दैट मीन्स फूड रिलेटेड. ठीक है, तो ऑल प्रोसेस्ड फूड के ऊपर जो सोल्ड होते हैं पैकेज्ड फूड बेवरेजेस में, फ्रूट जैम्स में, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री आती है. BIS हॉलमार्क इज फॉर सेल ऑफ प्रीशियस मेटल लाइक गोल्ड, सिल्वर, ज्वेलरी एंड या नॉन पॉल्यूटिंग व्हीकल मार्क अगर हम देखें तो मैंडेटरी सर्टिफिकेशन मार्क है. ठीक है, तो मैंडेटरी सर्टिफिकेशन मार्क है इसमें. अगर हम इंडियन ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन देखें, मार्क फॉर ऑर्गेनिक फार्म्ड फूड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, इट इशूड by testing centers accredited by Agriculture and Processed Food Products Exports Development Authority, Ministry of Commerce and Industry. अब गुड्स ट्रेड बैरोमीटर ये क्या कहता है, तो गुड्स ट्रेड बैरोमीटर कहता है कि लार्जेस्ट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO जो है उसका गुड्स ट्रेड बैरोमीटर है हिंट टुवर्ड द स्लोइंग ऑफ ट्रेड ग्रोथ इन 2022 to 2023. ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन गुड ट्रेड बैरोमीटर इंडेक्स है जो कंपोजिट लीडिंग इंडिकेटर है फॉर वर्ल्ड ट्रेड, प्रोवाइडिंग रियल टाइम इंफॉर्मेशन ऑन मर्केंडाइज ट्रेड ट्रैजेक्टरी रिलेटिव to recent trends. Baseline value is 100. A value greater than 100 suggests above trend growth, while a value below 100 indices below trend growth. So current goods trade barometer index reading is 96.2. So India's first national center of excellence for green ports and shipping. तो National Center of Excellence for Green Ports and Shipping is launched by the Ministry of Ports, Shipping and Waterways. ये aim करता है develop a regulatory framework and alternative technologies adoption roadmap for green shipping to foster carbon neutrality and circular economy in the shipping sector in India. Green shipping is when the people or goods are transported through ships using minimum resources and energy as possible to protect the environment from the pollutants generated by ship. मेन सोर्स क्या है का CO2 emission का in ship operations, combustion of fossil fuels in main engines, auxiliary engines, boilers, incinators, ठीक है. स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है
नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर ग्रीन प्रोट एंड शिपिंग का, कि एम्पावर करेगी मेक इन इंडिया को, पोर्ट, कोस्टल, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट एंड इंजीनियरिंग, फास्ट ट्रैक करे इनोवेशन इस सेक्टर में। ऑल्सो ये क्रिएट करे पूल ऑफ कॉम्पिटेंट मैन पावर टू इंडस्ट्री, अचीव करे सेल्फ सफिशिएंट इन प्रोवाइडिंग शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस थ्रू साइंटिफिक स्टडीज़ टेक्नोलॉजी, और ये एक्ट करे टेक्नोलॉजिकल आर्म ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज का, एंड विल बी वर्किंग एज अ फ्रेमवर्क ऑफ द सागरमाला प्रोग्राम। यूएन शिपिंग एजेंसी जो नेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसका एम है कि वो रिड्यूस करे ओवरऑल ग्रीन हाउस गैस एमिशन फ्रॉम शिप्स 50% फ्रॉम 2008 लेवल्स बाय 2050 तक। इंडियन इनिशिएटिव टुवर्ड्स ग्रीन शिपिंग लाइक मैरीटाइम विजन डॉक्यूमेंट हो गया, वर्क्स ऑन द ड्राफ्ट ग्रीन पोर्ट पॉलिसी डॉक्यूमेंट हो गया, ठीक है। अगर हम बात करें अब स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर 2022, यहाँ पे स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर में भी लेवरेज करेगा ऑटोमेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म एग्री सिस्टम। रिपोर्ट्स वॉज रिलीज्ड बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन बाय ऑफ द यूनाइटेड नेशन। It looks how automation in our agri-food system can contribute to achieving sustainable development goals. Benefit क्या है एग्रीकल्चर ऑटोमेशन का? ये इंक्रीज़ करेगा लेबर प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी इन एग्रीकल्चर। ये इम्प्रूव करेगा वर्किंग कंडीशंस जैसे कि इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर वर्कर हो गया, जनरेट करेगा न्यू एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी इन रूरल एरियाज़, रिड्यूस करेगा फूड लॉसेस एंड इम्प्रूव करेगा फूड क्वालिटी एंड सेफ्टी। चैलेंजेस क्या क्या हैं? इन एक्सेसिबिलिटी of automation deepens inequalities, thereby affecting small-scale producer and marginalized groups such as youth and women. Certain technologies like large motorizing machines वो भी help करेंगे negative environmental impact due to monocultural and soil erosion. It can also lead to unemployment where rural labor is abundant and wages are low. Agriculture automation widespread करेगा wide disparities in adoption of automation between and within countries, with adoption being particularly limited in most of the sub-Saharan Africa. What all are the recommendations happened? Like in labor abundance, complex policy makers should avoid subsidized automation but rather focus on creating an enabling environment for its adoption. Social protection होगा, वो भी provide कर देनी चाहिए to least skilled workers which are more likely to lose their job during transitions. अगर स्कीम फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ एग्रीगेट पावर लॉन्च इसमें करें कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर लॉन्च स्कीम फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ एग्रीगेट पावर ऑफ 4500 मेगावाट फॉर 5 years अंडर शक्ति स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड एलोकेटिंग कोयला ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपेरेंटली इन इंडिया। शक्ति स्कीम बेसिकली लॉन्च हुई है जो कोल से रिलेटेड है। स्टेट्स पावर यूनिट्स है विद लैक ऑफ कोल सप्लाई। स्कीम जो है वो स्टेट्स को हेल्प करेगी फेसिंग power shortages and also help generation plants to increase their capacity. तो इसमें जो है PFC Consulting Limited will be a nodal agency for the scheme. ठीक है, then we have another topic that is security. We'll cover in another video. Thank you.